हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अंजू यादव। लर्न विथ इंडिया 2024 की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस के प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को देखेंगे। और जो ये प्रैक्टिस सेट है बीपीएससी टीआरई 3 और 4 को टारगेट करके तथा सी टेट, सुपर टेट और यूपी टेट को टारगेट करके कंप्लीट अध्ययन कराया जा रहा है। और जो ये प्रैक्टिस सेट एनसीईआरटी और एससीईआरटी आधारित प्रैक्टिस सेट है। दोस्तों, आपको याद दिला दूं, बता दूं कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लर्न विथ इंडिया सर्च करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों, जो ये प्रैक्टिस चल रहा है पीआरटी 6 to 8, टीजीटी, पीजीटी, सी टेट, सुपर टेट, जहाँ पर भी जीके जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं और 6 to 8 और सी टेट पेपर 2 में जहाँ पर सब्जेक्ट ग्रुप में एसएसटी पूछी जाती है, उस परीक्षा के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण क्लास है। रेलवे, अन्य सभी वनडे एग्जाम, सभी परीक्षाओं में जहाँ भी जीके जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्लास है। दोस्तों, यदि आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल लर्न विथ इंडिया ऑफिशियल से जुड़ करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाइए और टेलीग्राम चैनल डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने के बाद मोबाइल में लॉगिन करिए। उसके बाद वहाँ पर लर्न विथ इंडिया ऑफिशियल सर्च करेंगे तो आप हमारे चैनल पर पहुँच जाएंगे, या मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह दे दूंगी। वहाँ पर जा करके आप मेरे चैनल पर पहुँच सकते हैं और अपना पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? वित्त मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, उपरोक्त में से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो भारत के नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। आइए इस प्रश्न को और स्पष्ट कर लेते हैं। इससे बनने वाले और प्रश्नों को देख लेते हैं। संविधान के भाग 5 व अनुच्छेद 148 से 151 तक भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रावधान किया गया है। यह भी प्रश्न बन सकता है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रावधान संविधान के किस भाग में हुआ है? तो भाग 5 में। किस अनुच्छेद में हुआ है? 148 से 151 के बीच में हुआ है। अनुच्छेद 148(1) के अनुसार भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा। किसके अनुसार? 48(1) के अनुसार। 148(1) के अनुसार, अनुच्छेद 148(1) के अनुसार भारत का एक नियंत्रक और एक महालेखा परीक्षक होगा, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। यह संघ तथा राज्य के तथा किसी अन्य पदाधिकारी या निकाय के लेखाओं का परीक्षण कर अपनी रिपोर्ट संघ में, राष्ट्रपति तथा राज्यों में राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करेगा। अगला प्रश्न है, भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति है। प्रश्न दिया है, भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति है, कौन है? लोक लेखा समिति, प्रवर समिति, प्राक्कलन समिति, उपयुक्त में से एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति का नाम लोक लेखा समिति है। आइए और देख लेते हैं, थोड़ा स्पष्ट और कर लेते हैं। भारत में नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक द्वारा दिए गए परीक्षण संबंधी प्रतिवेदनों की जांच लोक लेखा समिति करती है। यह संसद की सबसे पुरानी समिति है तथा इसका गठन 1921 ईस्वी में किया गया था। इसके कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के में शामिल होते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 4 वर्षों का, 6 वर्षों का, 5 वर्षों का, या उपयुक्त में से एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। संविधान के अनुच्छेद 83(1) के अनुसार राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। प्रश्न ये भी बन सकता है कि राज्यसभा कैसे सदन है? स्थायी सदन है। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार? 83(1) के अनुसार। और इसका विघटन नहीं किया जा सकता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। इसके एक तिहाई सदस्य प्रत्येक 2 वर्षों की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं, कर दिए जाते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। जो संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किसके द्वारा किया जाता है? राज्यसभा अध्यक्ष द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, उपयुक्त में से एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो संसद के लोक लेखा समिति का अध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है। और उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं विस्तृत से। संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। वर्ष 1967 में यह परंपरा रही है कि
मतलब 1967 से यह परंपरा रही है कि इस समिति का अध्यक्ष विपक्ष दल के किसी सदस्य को नियुक्त किया जाता है। लोक लेखा समिति को कभी कभी प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। प्रश्न ये भी बन सकता है कि लोक लेखा समिति का जुड़वा बहन किसे कहा जाता है, तो प्राक्कलन समिति को कहा जाता है, क्योंकि इन समितियों के कार्य एक दूसरे के पूरक होते हैं। प्राक्कलन समिति सार्वजनिक व्यय के अनुमानों के संबंध में कार्य करती है और लोक लेखा समिति सरकार के व्यय यहाँ पे होगा, व्यय के लिए सदन द्वारा प्रदान की गई राशियों का विनियोग दर्शाने वाले लेखाओं की जांच करती है। यहाँ पे व्यय होगा। प्राक्कलन समिति क्या होती है, सार्वजनिक व्ययों के अनुमान के संबंध में कार्य करती है, जबकि लोक लेखा प्राक्कलन सार्वजनिक, जबकि लोक लेखा समिति सरकार के व्यय के लिए सदन द्वारा प्रदान की गई राशियों का विनियोग दर्शाने के लिए वाले लेखाओं की जांच करती है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि धन इस मद में खर्च हुआ है, इसके लिए प्रदान किया गया था। हमको आशा और विश्वास है कि प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर 5 है, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है, यानी बुलाई जाती है, किसके द्वारा। प्रश्न में भी एक क्वेश्चन छिपा है, किस अनुच्छेद के अनुसार लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को आहूत की जाती है। अनुच्छेद 108 के तहत। और प्रश्न दिया है, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है प्रधानमंत्री द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, राज्यसभा के अध्यक्ष द्वारा, उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की आहूत राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। मैं प्रश्नों को 1 से 2 बार इसलिए पढ़ रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। और देखते हैं, संविधान के अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है। जब किसी साधारण विधेयक पर दोनों सदनों के बीच असहमति के कारण गतिरोध उत्पन्न हो जाता है तो राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान है कि वह विधेयक पर विचार करने और मतदान करने के लिए दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाए। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। यहाँ पर विधेयक होगा। इसको एक बार और स्पष्ट करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन प्रदान किया गया है। जब कि साधारण विधेयक पर दोनों सदनों के बीच असहमति के कारण गतिरोध उत्पन्न हो जाता है तो राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान है कि वह विधेयक पर विचार करने और मतदान करने के लिए दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन बुलाए। आहूत का मतलब बुलाना होता है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। प्रश्न नंबर 6 है, भारत के संसदीय शासन व्यवस्था में 2 अस्थायी साधनों के नाम बताइए। प्रश्न दिया है, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था में 2 अस्थायी साधनों के नाम बताइए। लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाएं, राज्यसभा और राज्यसभा की विधानसभाएं, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाएं, उपयुक्त में से एक अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो भारत के संसदीय शासन व्यवस्था में 2 अस्थायी सभाएं लोकसभा और राज्यसभा, राज्यों की विधानसभाएं हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आइए इसको और स्पष्ट करते हैं। भारत के संसदीय शासन व्यवस्था में 2 अस्थायी सदनों के नाम, यहाँ पे सदन होगा, सदनों के नाम भारत में संसदीय शासन व्यवस्था में 2 अस्थायी सदनों के नाम लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाएं हैं। इसको स्पष्ट करते हैं। स्पष्ट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या प्रश्न कह रहा था। भारत के संसदीय शासन व्यवस्था में 2 अस्थायी सदन के नाम लोकसभा है और राज्य की विधानसभा है। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है। जो भारत की संसदीय व्यवस्था है ब्रिटेन से ली गई है तथा यह केंद्र एवं राज्य दोनों पर समान रूप से लागू होती है। वित्त मंत्रिपरिषद केंद्र में लोकसभा के तथा राज्य में विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद केंद्र में लोकसभा के तथा राज्यसभा में विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। इन दोनों सदनों का कार्यकाल उनकी प्रथम बैठक की तारीख से 5 वर्ष तक का होता है। 5 वर्ष की अवधि की समाप्ति होते ही लोकसभा और विधानसभा को भंग कर दिया जाता है, जबकि राज्यसभा और विधान परिषद एक स्थायी सदन है। यहाँ पे समझ जाइए, राज्यों की विधानसभाएं, अस्थायी सदन कौन है? लोकसभा और विधानसभा, राज्यों की विधानसभाएं। अस्थायी सदन कौन कौन है? लोकसभा और राज्य की विधानसभाएं। और
अस्थायी सदन यहाँ पे दिया गया है, राज्यसभा और विधानसभा की परिषद है। प्रश्न नंबर 7 है, राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन शामिल होता है? प्रश्न नंबर 7 है, राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन शामिल होता है? सभी राज्यों और केंद्र के मंत्रिमंडल सदस्य, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्रिमंडल के सभी सदस्य, उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन के अनुसार राष्ट्रीय विकास परिषद में राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं, सभी राज्यों के। राष्ट्रीय विकास परिषद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना 6 अगस्त 1952 को की गई थी। इसके पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। इसके सदस्यों में कैबिनेट मंत्री, नीति आयोग के सभी सदस्य, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री तथा केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक शामिल होते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, भारत का प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहता है जब तक कि उसे प्राप्त है, क्या प्राप्त है? जनता का समर्थन, राज्यसभा का विश्वास, लोकसभा का विश्वास, उपरोक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो भारत के प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहता है जब तक कि लोकसभा का विश्वास उसे प्राप्त है। प्रधानमंत्री काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री का प्रमुख होता है। जो प्रधानमंत्री होता है, मंत्रिपरिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री का प्रमुख होता है। अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। अतः प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर बना रहता है जब तक कि उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त होता है। लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। प्रश्न नंबर 9 है, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री का सचिव, राज्यपाल, मुख्यमंत्री या उपरोक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। संविधान के अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, जिसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। इस प्रकार स्पष्ट है कि राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। प्रश्न नंबर 10 है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति के विचारों के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? अनुच्छेद 199, अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 200, उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो संविधान के अनुच्छेद 200 के द्वारा राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी भी विधेयक को आरक्षित रख सकता है। संविधान के अनुच्छेद 200 के अनुसार जब कोई विधेयक पारित करने के पक्षात दिया है। संविधान के अनुच्छेद 200 के अनुसार जब कोई विधेयक पारित करने के पश्चात राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो राज्यपाल को अधिकार है कि वह विधेयक पर अपनी अनुमति दे अथवा न दे, अथवा राष्ट्रपति विचार हेतु उस विधेयक को आरक्षित कर ले। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि दोस्तों मेरे वीडियो में कुछ कमी रह गई होगी या कुछ त्रुटि हो गई होगी तो उसे कमेंट बॉक्स में बताने का कष्ट करिएगा। और एक बार और आपको याद दिला दूं, यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक नहीं किए तो लाइक कर लीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरा सेशन कैसा लगा। दोस्तों, मैं बता दूं, कल आधुनिक इतिहास का वन लाइनर के रूप में अध्ययन सामग्री आपको मिलेगी। आप लोग ज़रूर कल ज्वाइन करिएगा। कल 10 बजे दिन में वीडियो आएगी।